शिक्षण व्यवस्था का या फिर शिक्षकों के जीवन का जो सच्चाई है यहाँ पर हम देख सकते हैं। आपकी जो एप्लीकेशन लेटर है वह सभी जो है एक फाइल में बंद कर दी जाएगी। फिर इसके बाद संस्था के व्यवहार और कारनामों को गोपनीय रखना होगा। तो यहाँ पर जो शिक्षक है वह रविवार के दिन अपने छात्रों को जो है एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। अगर तुमने अभी तक शादी नहीं किया है तो शादी के बारे में भूल जाना। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीसीए के हिंदी पाठ्यक्रम से जो गद्य प्रतिभा है उसमें से जो समर्पित जीवन पाठ है उसको देखेंगे। देखिए, जो समर्पित जीवन पाठ है इसके फर्स्ट सेशन में हमने इसके एकांकीकार का परिचय और पात्रों का परिचय, उसके साथ साथ पाठ का प्रारंभ भी किया था। देखिए, फर्स्ट सेशन में हमने देखा एक युवक और एक बुजुर्ग जो है वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। बुजुर्ग को यहाँ पर बगीचे में बैठकर अखबार पढ़ते देखते हुए जो युवक है उसे लगता है कि उसे कहीं देखा है, तो वह उससे जाकर बातें करने लगता है, उसका नाम पूछता है। नाम तो यहाँ पर बुजुर्ग नहीं बोलता। फिर वह क्या काम करता है, कहाँ काम करता है, इसके बारे में पूछता है युवक। तब युवक के पूछने पर जो बुजुर्ग है वह कहते हैं कि कोई एक वह जो है यहाँ पर शिक्षण संस्था में काम कर रहा था। तो युवक के पूछने पर जो है यहाँ पर वह कहता है कि वह एक शिक्षक है। तो यहाँ पर वह उसका स्कूल का जो नाम है, शिक्षण संस्था का जो नाम है उसे पूछता है युवक। तब वह कहता है कि नाम कैसे बता सकते हैं। तब जाकर जो बुजुर्ग है वह कहता है कि जो शिक्षकों की जीवन है वह उसमें किस तरह यहाँ पर अस्थिरता रहती है। वह कहता है कि एक शिक्षक जो है कोई एक स्कूल में जो है वह काम नहीं कर सकता। सच्चे या फिर झूठे कारणों से या फिर अच्छे या फिर बुरे कारणों से जो है यहाँ पर शिक्षकों को जो है स्कूल से निकाल दिया जाता है या फिर उनका ट्रांसफर जो है किया जाता है। इसलिए वो कौन सा नाम बताए यहाँ पर वह कहता है। फिर बुजुर्ग कहता है कि अभी तुम पूछोगे मेरे सह शिक्षकों का नाम भी बताए करके, है ना, करके बुजुर्ग यहाँ पर प्रश्न करता है। तो युवक कहता है हाँ, अगर आप चाहे तो बता सकते हैं करके। तो पाठ यहाँ तक हुआ था। तो आइए युवक के कहने पर यहाँ पर बुजुर्ग जो है वह क्या कहता है उसको देखेंगे। देखिए, बुजुर्ग कहता है कि वो दुख और भोलेपन के साथ, बुजुर्ग जो है दुख और बड़े ही भोलेपन के साथ कहने लगता है, यह भी बड़ा कठिन प्रश्न है। प्राइवेट स्कूल का नाम तो आप जानते ही है, जो भी होता है सब ऊपर वाले के दया पर होता है। ऊपर वाले यानी ऊपर वाला भगवान नहीं, व्यवस्थापक और संचालक मंडल ही स्कूल के शिक्षकों के भगवान होते हैं। देखिए, असल में जो सच्चाई है यहाँ पर दर्शाया गया है। शिक्षण व्यवस्था का या फिर शिक्षकों के जीवन का जो सच्चाई है यहाँ पर हम देख सकते हैं। वही बात जो है यहाँ पर बुजुर्ग बहुत ही दुखी से और भोलेपन के साथ कहता है कि यह भी बड़ा कठिन प्रश्न है। स्कूल का नाम बताना और उसके साथ साथ सह शिक्षकों का नाम बताना भी बहुत ही कठिन प्रश्न है, बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी होता है वो सब ऊपर वाले के दया के कारण होता है। तो यहाँ पर वो एक बात स्पष्ट करता है, ऊपर वाला मतलब ऊपर वाले भगवान नहीं, बल्कि कौन है यहाँ पर? व्यवस्थापक और संचालक मंडली। स्कूल के व्यवस्थापक और संचालक मंडली जो है वही यहाँ पर शिक्षकों के भगवान होते हैं। मतलब जो मैनेजमेंट रहता है ना, वही क्या है यहाँ पर शिक्षकों के भगवान होते हैं करके कहते हैं। तो सब कुछ उनकी दया पर ही होता है। कब तक इनकी दया रहेगी और कब वे शिक्षकों से नाराज हो जाएंगे, इस विषय में कुछ भी कहा नहीं जा सकता। देखिए, कब तक उन ऊपर वालों की मतलब मैनेजमेंट वालों की दया जो है यहाँ पर शिक्षकों पर रहेगी, और कब वह शिक्षकों से किस बात पर नाराज हो जाएंगे और उनको निकाल देंगे, इस बात का भी कोई यहाँ पर गारंटी जो है नहीं रहता। इसके बारे में भी कुछ भी नहीं कह सकते करके जो बुजुर्ग है यहाँ पर युवक को समझा रहे। और वो आगे कहते हैं, बड़ी बड़ी चढ़ौती रूपी रिश्वत की रकम देने पर ही इनके मंदिर में प्रवेश मिल पाता है, फिर भी कब निकाल दिए जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। न्याय अन्याय ये अपने तराजू से तौलते हैं, फिर भी इनके मंदिर ज्ञान के आदर्श मंदिर कहलाते हैं। देखिए, बुजुर्ग यहाँ पर कहता है कि कब
जो है यहाँ पर वह नाराज हो जाएंगे और कब शिक्षकों को निकाल देंगे इसके बारे में पता ही नहीं। बड़े बड़े चढ़ौती चढ़ाते हैं, उसके बाद उनको शिक्षकों को जो है उनकी संस्था में जो है काम मिलता है, फिर भी उन्हें कब निकाल देंगे काम से इसका भी भरोसा नहीं रहता है। न्याय अन्याय जो है वो अपनी ही तराजू में तोलते हैं, उनका ही अलग तराजू रहता है न्याय अन्याय को तोलने का। उनके नजर में जो सही है वहां सही है, उनके नजर से जो गलत है वहां गलत है, चाहे वहां सही हो या फिर गलत। तो शिक्षकों की किस बात से वहां नाराज हो जाते हैं और कब उन्हें निकाल देते हैं इसका कोई भरोसा ही नहीं। देखिए यहाँ पर फिर भी इनके मंदिर ज्ञान के आदर्श मंदिर कहलाते हैं। देखिए स्कूलों को पाठशालाओं को जो है यहाँ पर ज्ञान का मंदिर कहा जाता है और उसी मंदिर में यह जो अन्याय है शिक्षकों के साथ होता है। तो एक शिक्षकों के जीवन का एक जो काला सच है यहाँ पर हम देख सकते हैं, किस तरह जो है उनका जीवन मुश्किलों से भरा रहता है। और भी आगे चलते हुए हर एक पहलू को जो है यहाँ पर दर्शाया गया है, शिक्षकों के जीवन का जो सफर किस तरह रहता है, कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है, यह सभी बहुत अच्छे से जो है यहाँ पर व्यंग्यात्मक शैली से भी यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए अभी फिलहाल जो है बुजुर्ग कहता है कि जो ऊपर वाले रहते हैं, मतलब स्कूल के जो यहाँ पर मालिक रहते हैं, जो मैनेजमेंट रहता है, उनकी दया से ही सब कुछ होता है, वही स्कूल के शिक्षकों के जो है भगवान है। तो ये सभी बातें वो बता रहा है। तभी युवक बीच में रोकते हुए व्यंग्य से हंसकर, सर आप अपने सहयोगी शिक्षकों के नाम बताने के विषय में कह रहे थे। देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट के बारे में बुजुर्ग बोल रहा था, तो तभी उसको रोकते हुए युवक जो है व्यंग्यात्मक हंसी को हंसते हुए व्यंग्यात्मक रूप से हंसते हुए वहां व्यंग्यात्मक रूप से जो है बुजुर्ग से कहता है कि सर आप जो है अपने सह शिक्षकों के नाम बताने वाले थे। मतलब वो उन्हें याद दिला रहा है, उस बुजुर्ग को याद दिला रहा है कि आप ये सभी बातें क्या कर रहे हैं, आप तो सह शिक्षकों के नाम के बारे में बताने वाले थे करके। तभी बुजुर्ग कुछ सोचते हुए, युवक के इस बात को सुनकर वह कुछ सोचते हुए कहता है, हाँ सहयोगी शिक्षक यानी एक स्कूल में अलग अलग विषयों का अध्यापन करने वाले साथी शिक्षक, यानी सिर खुजाते हुए सहकारी शिक्षक। सहकारी शिक्षक तो रहते हैं मगर मुझे किसी नाम किसी का चेहरा याद नहीं रहता, यानी कोई शिक्षक साथी याद नहीं रहता करके जो सच है वह कहता है। देखिए बुजुर्ग यहाँ पर कहता है, जैसे ही युवक उसे याद दिलाता है कि आप सह शिक्षक के नाम बताने वाले थे, तो वह कुछ सोचते हुए, हाँ सह शिक्षक यानी इसका मतलब एक ही स्कूल में अलग अलग विषयों को जो है पढ़ाने वाले जो शिक्षक रहते हैं वो शिक्षक, मतलब सह शिक्षक। तो उनका नाम तुम पूछ रहे हो ना, वो कैसे याद रह सकता है। वो कहता है कि मगर मुझे तो जो है किसी भी सह शिक्षक के नाम या फिर चेहरा जो है याद नहीं रहता है करके वह कहता है। फिर आगे युवक कहता है कि आश्चर्य से, क्या सर ऐसे क्यों। देखिए युवक को आश्चर्य हो जाता है ये बात सुनकर कि बुजुर्ग जो है जब वह कहता है कि मुझे तो कोई भी अपने जो सह शिक्षक है उनके जो नाम यहाँ तक कि चेहरा भी याद नहीं है करके, तभी ऐसा क्यों सर करके बहुत ही आश्चर्य से वह पूछता है। तभी बुजुर्ग विचार करते हुए, हाँ कारण आप जरूर जानना चाहेंगे। इसका कारण यह है, हर साल कई शिक्षक के अपॉइंटमेंट होते हैं और कई शिक्षक टाल मटोल कर दिए जाते हैं। अब मैं किसका नाम बताऊं। देखिए जो कारण है जिससे जो है यहाँ पर बुजुर्ग को सह शिक्षकों का नाम याद नहीं रहता, वह कारण अभी बता रहे। हाँ आप तो बिल्कुल भी जानना चाहेंगे क्यों मुझे याद नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर हर साल जो है कई शिक्षकों का जो अपॉइंटमेंट है साल में होते हैं। यहाँ पर बुजुर्ग बता रहा है कि एक साल में जो है हर साल जो है बहुत सारे शिक्षकों का अपॉइंटमेंट होता है, तो ऐसे में मैं कैसे याद रख सकता हूँ। मतलब साल में बहुत सारे शिक्षक आते हैं और जाते हैं, तो ऐसे में मैं कौन से शिक्षक का नाम याद रखूं करके वह कहता है। देखिए युवक आश्चर्य के साथ, सर क्या सचमुच ऐसा होता है। देखिए यहाँ पर जब वो कहता है ना बहुत सारे शिक्षक टाल मटोल दिए जाते हैं, मतलब हर साल जो है बहुत सारे नए शिक्षक आते हैं और बहुत सारे शिक्षकों को स्कूल से या फिर शिक्षण संस्था से निकाल दिया जाता है।
तो युवक को यहाँ पर फिर से आश्चर्य होता है, सर क्या सच में ऐसा होता है क्या करके वहां पूछ रहा है, क्योंकि अभी तो वहां नया है, अभी उसको जो है वो जो अनुभव है वहां नहीं है, इसीलिए इस बात को सुनकर उसे आश्चर्य जो है होता है। फिर बुजुर्ग जो है कहता है, विश्वास दिलाते हुए, उसे विश्वास दिलाते हुए वह कहने लगता है कि हाँ होता है, क्यों नहीं है, यह सब मैं कई बरसों से देख रहा हूं। और भाई अब आपको क्या बताऊं, अभी तो हालत यहाँ हो गई है, जो नए शिक्षक अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेकर आते हैं उन्हें देखकर लगता है वे सब टर्मिनेशन ऑर्डर यानी टीओ ले जा रहे हैं। ह देर तक हंसने के बाद, और सुनो, इंटरव्यू के बाद जो शिक्षक मॉड्यूलेशन लेने आते हैं वह तो ऐसा लगता है जैसे कई बरसों से हमारे साथ सहकारी शिक्षक रह चुका है। अब क्या बताए, पूछो मत। घुटनों पर हाथ मारते हुए देर तक हंसता है। देखिए अभी बुजुर्ग जो है उसे शिक्षकों के जीवन की सच्चाई जो है उसे और भी उसकी जानकारी जो है वह देता है। वह कहता है कि हाँ क्यों नहीं हो सकता, अभी ऐसा ही हो रहा है, यह सब मैं कई बरसों से देखते आ रहा हूं। देखिए वहां तो बुजुर्ग है, उसे तो बहुत अनुभव है, तो उसी अनुभवों के आधार पर वह कहता है कि मैं तो बहुत सालों से ऐसा देखते आ रहा हूं। हर साल जो है बहुत सारे नए शिक्षकों को लिया जाता है और बहुत सारे शिक्षकों को स्कूल से निकाल दिया जाता है, या फिर कुछ शिक्षक ही स्कूल को छोड़कर चले जाते हैं। वो कहता है कि अरे भाई अब तो क्या बताऊं, अभी हालत ऐसे हो रही है कि कोई शिक्षक जो है अभी अपॉइंटमेंट ऑर्डर जो लेने आता है तो ऐसा लगता है कि वो टर्मिनेशन ऑर्डर यानी टीओ ले जा रहा है, मतलब उस काम का कोई गारंटी ही नहीं है। वो कहता है कि अभी अपॉइंटमेंट ऑर्डर लेने पर भी ऐसा लगता है कि वो टीओ मतलब टर्मिनेशन ऑर्डर ले जा रहा है। वो कब तक उस स्कूल में काम करेगा इसका कोई गारंटी ही नहीं रहता है। अभी पूरे 1 साल भरने की भी आवश्यकता नहीं है, उतने में भी वो काम से निकाल दिया जा सकता है करके, मतलब नौकरी का जो है वह गारंटी जो नहीं रहता है, इसलिए ऐसे जो बात है वह कहता है। और कहता है कि इंटरव्यू के बाद जो शिक्षक मॉड्यूलेशन लेने आता है तो ऐसा लगता है कि मानो क्या है, जो शिक्षक अभी मॉड्यूलेशन लेने आता है तो ऐसा लगता है कि वो बहुत दिनों तक जो है हमारे साथ, बहुत वर्षों तक हमारे साथ काम कर चुका है, तो इतना बुरा जो है यहाँ पर लगता है और काम की कोई गारंटी ही नहीं रहता है करके वह कहते हुए हंसने लगता है। अपने घुटनों पर हाथ मारते हुए बुजुर्ग हंसने लगता है। फिर युवक कुछ ना समझते हुए गंभीरता और विनय के साथ, सर सुनिए, सर अगर आपके स्कूल में कोई जगह खाली हो तो आप कृपा करके मेरे लिए प्लीज सर, विनय के साथ हाथ जोड़ता हुआ। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग उसे समझा रहा है शिक्षकों के जीवन का जो काला सच या फिर संघर्षमय जीवन के बारे में उन्हें समझा रहा है उसे। तो युवक जो है यहाँ पर फिर भी जो है उसे रिक्वेस्ट करता है। देखिए युवक यहाँ पर कुछ ना समझते हुए गंभीरता और विनय के साथ, कुछ भी नहीं समझता है, जो बुजुर्ग उसे समझाने की कोशिश कर रहा है वो कुछ ना समझते हुए वहां बहुत ही विनयता के साथ यहाँ पर उस बुजुर्ग से रिक्वेस्ट जो है वहां करता है। क्या रिक्वेस्ट कर रहा है अभी, सर प्लीज सर अगर आपके स्कूल में कोई काम जो है खाली हो, कोई पद खाली हो तो प्लीज सर करके वह रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे नौकरी दिला दे, मुझे वहां पर काम दिला दे करके वहां रिक्वेस्ट जो है बहुत ही विनयता के साथ कर रहा है। फिर बुजुर्ग गंभीरता के साथ हाथ जोड़ते हुए, वह भी जो है गंभीरता के साथ हाथ जोड़ते हुए कहने लगता है, हाँ जगह खाली है, हर समय खाली ही रहती है, खाली को भरी करना और भरी को खाली करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ पर बुजुर्ग उसे कह रहा है, हाँ तुम्हें नौकरी चाहिए और खाली जगह खाली होने की बात क्या तुम करते हो, जगह तो हमेशा खाली ही रहती है। यहाँ पर देखिए स्कूल में क्या होता है, खाली को भरी करना और भरी को खाली करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसीलिए शिक्षकों के जीवन में जो अस्थिरता है वहां रहती है, उनकी नौकरी की गारंटी जो है वहां नहीं रहता है, क्योंकि यही जो शिक्षण संस्था में जो भ्रष्ट व्यवहार है होता है। देखिए खाली को भरी करना, अगर कोई पोस्ट खाली है तो उसको भरना, उसकी भर्ती करना, और अगर किसी पोस्ट में कोई शिक्षक अगर काम कर रहा है
तो उस भर्ती को जो है खाली करना, उस शिक्षक को स्कूल से निकालना जो है कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो जो है चलता ही रहता है, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं करके यहाँ पर बुजुर्ग जो है व्यंग्यात्मक रूप से इसे समझाने की जो प्रयास है वह कर रहा है। और वह कहता है कि और हम क्या करेंगे यार, कृपा तो वही होती है जो ऊपर वाले करते हैं। तेज नजरों से युवक की ओर देखता है, मंच पर टहलता है और वह कहने लगता है कि और हम क्या कृपा करें। देखिए यहाँ पर कुछ समय पहले युवक ने कहा था कि कृपा करके मुझे काम दिला दीजिए करके, इसीलिए वो कहता है कि मैं क्या कृपा करूं, हम क्या कृपा कर सकते हैं, कृपा तो ऊपर वाले करते हैं। अभी ऊपर वालों का मतलब कुछ समय पहले हमने जान लिया, जो शिक्षण संस्था के संचालक मंडली रहती है और व्यवस्थापक मंडली रहती है, मतलब जो मैनेजमेंट है उनका ही कृपा जो है यहाँ पर रहना चाहिए शिक्षकों पर, तो वही भगवान है। तो ऊपर वालों का यहाँ पर कृपा की जरूरत है करके यहाँ पर तेज नजर से जो है युवक को देखता है, फिर वहां मंच पर टहलने लगता है। नेक्स्ट युवक कहता है बुजुर्ग के पीछे पीछे चलते हुए विनय भाव के साथ। देखिए नेक्स्ट युवक क्या करता है, यहाँ पर बुजुर्ग के पीछे पीछे युवक भी जो है बहुत ही विनयता के साथ जो है वह चलता है उसके पीछे पीछे। फिर वह कहने लगता है सर इस समय आप ही मेरी मदद कर सकते हैं, भले ही 1 साल के लिए मिले, नौकरी मुझे चाहिए, आप मेरे बड़े भाई जैसे हैं, अब आपसे क्या छिपाना, घर की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, पिताजी रिटायर्ड है। देखिए यहाँ पर वह रिक्वेस्ट कर रहा है, उस बुजुर्ग के पीछे पीछे चलते हुए ही वह रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है, भले ही सिर्फ 1 साल के लिए ही नौकरी क्यों ना मिले, मगर मुझे नौकरी चाहिए, कृपा करके मुझे नौकरी दिला दीजिए, आप मेरे बड़े भाई की तरह है, आपसे क्या छिपाना। अभी क्या है, घर में जो पिताजी है वो रिटायर्ड है और बहनों की पढ़ाई और शादी की जिम्मेदारी मुझे ही उठाना है। ईश्वर के दया से माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चों से भरा पूरा परिवार है, मैं किसी भी शर्त पर नौकरी करने को तैयार हूँ। सर आप बता दे, आपकी बड़ी कृपा होगी। भाई साहब पैर छूता है। देखिए अब तो हद ही करता है, अभी वह पैर ही छू देता है। यह सभी कहते कहते हुए युवक जो है पैर छू देता है। वो कहता है कि घर में जो है पिताजी रिटायर्ड है और बहनों की जो शादी की जिम्मेदारियां हैं वह भी मुझे उठानी है, और भगवान की कृपा से घर में माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे सभी हैं, तो उन सब की जिम्मेदारी जो है मुझी पर है, तो इसीलिए मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है। मैं किसी भी शर्त में काम करने के लिए तैयार हूँ, आप सिर्फ मुझे नौकरी दिला दीजिए करके कहते हुए, उसे रिक्वेस्ट करते हुए युवक बुजुर्ग के पैर ही पकड़ लेता है। देखिए एक तरफ यहाँ पर बुजुर्ग जो है शिक्षकों के संघर्षमय जीवन के बारे में समझाने की युवक को कोशिश कर रहा है, और युवक है उसे ना समझते हुए उसे तो सिर्फ नौकरी चाहिए। यहाँ पर एक तो बेरोजगारी के बारे में भी हम देख सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी हद तक है कि युवक ये सभी बातें सुनते हुए भी काम करने पर तैयार हो जाता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे नौकरी दिला दीजिए किसी स्कूल में। और एक तरफ युवक की मजबूरी भी हम देख सकते हैं, युवक पर एक भरा पूरा परिवार का जिम्मेदारी है, तो उसी जिम्मेदारी के चलते वो बहुत ही मजबूर है, तो इस बेरोजगारी के कारण जो है वह किसी भी शर्त पर जो है काम करने के लिए तैयार है। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बुजुर्ग कुछ ठहर कर गंभीरता से वह जो अभी चल रहा था ना, तो वह रुक जाता है, ठहर जाता है, एक जगह पर रुक जाता है और गंभीरता से कहता है हूँ, तो आपको आवश्यक रूप से कृपा चाहिए, वह भी मेरी कृपा चाहिए, ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको मेरी बातें ध्यान से सुनना पड़ेगा और मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। देखिए जो बुजुर्ग वह रुक जाता है और कहने लगता है कि आपको मेरी कृपा चाहिए, आपको नौकरी चाहिए ही चाहिए है, हर हालत में आपको नौकरी चाहिए, तो इसीलिए जो है आपको पहले मेरी बातों को जो है ध्यान से सुनना पड़ेगा। तभी युवक कहता है यस सर मैं तैयार हूं। देखिए बहुत ही तत्परता के साथ वो कहता है यस सर आप जो भी कहेंगे मैं सुनूंगा, मैं तैयार हूं, बताइए करके, क्योंकि उसे तो यहाँ पर नौकरी की जरूरत है, तो उसके लिए वह अभी कुछ भी बातें या फिर कुछ भी काम जो है करने के लिए तैयार है, वो इतना मजबूर है। तो जैसे ही यहाँ पर युवक जो है बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है, तो बुजुर्ग कहने लगता है समझाते हुए, इसे समझाते हुए कहता है
जब आप नौकरी के लिए एप्लीकेशन और किसी सिफारिश लेकर हमारी शिक्षा संस्था ऑफिस में जाएंगे, तब आपकी एप्लीकेशन और आपकी सिफारिश फाइल में बंद कर दी जाएगी। वहां केवल आपका मुआयना किया जाएगा। देखिए, वहां कहता है कि ठीक है, पहले बात सुनो, उसे समझाता है कैसे करना है, क्या करना है करके। जब आप एप्लीकेशन लेटर जो है लेकर और अपने फाइल सभी लेकर जो है यहाँ पर हमारे शिक्षण संस्था के ऑफिस में जाएंगे, तो वहां पर आपकी जो एप्लीकेशन लेटर है वह सभी जो है एक फाइल में बंद कर दी जाएगी और वहां पर सिर्फ आपका मुआयना किया जाएगा, आपका जांच जो है वहां पर की जाएगी, वहां पर आपको जो है परखा जाएगा। तो वहां आगे कहता है आपके हाथ, पैर, दिल, दिमाग, आंख, नाक, कान, खून, पसीना सबकी जांच रिपोर्ट देखी जाएगी। एक्सरे जैसी तीखी नजरों से आपके मस्तिष्क, आपके विचार, आपके व्यवहार की जांच की जाएगी। शरीर के प्रत्येक अंग की कार्य क्षमता की अधिक जांच की जाएगी। देखिए, यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो युवक है उसका मुआयना किया जाएगा। यहाँ पर कहा जाता है कि आपके नाक, कान, आंख, यहाँ तक कि आपकी खून पसीना का भी जांच जो है किया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर एक्सरे जैसी तीखी नजरों से, बहुत ही तीखी नजरों से, एक्सरे जैसी नजरों से जो है यहाँ पर आपकी मस्तिष्क, आपके विचार, आपके व्यवहार की जांच की जाएगी। यहाँ पर युवक की, मतलब जो भी यहाँ पर कैंडिडेट जाता है, उसकी जो मस्तिष्क, उसकी बुद्धि क्षमता और उसका व्यवहार, उसका विचार, इन सबको जो है यहाँ पर परखा जाएगा। एक्सरे जैसी तीखी नजरों से यहाँ पर देखी जाएगी का अर्थ क्या है, यहाँ पर उस सब का जो जांच है उसे किया जाएगा, परखा जाएगा। फिर वहां शरीर के प्रत्येक अंग की कार्य क्षमता के बारे में भी यहाँ पर क्या है, आपका जांच जो है किया जाएगा। मतलब हर तरीके से आपकी जो परीक्षा है यहाँ पर किया जाएगा। फिर वह कहता है कि युवक विस्मय के साथ, सर आप तो बड़ी रहस्यमयी बात बता रहे हैं। युवक को जो है यहाँ पर बुजुर्ग की बातें जो है वह ठीक से समझ में नहीं आता है, तो वह कहता है कि आप तो बहुत ही रहस्यमयी बातें बता रहे हैं करके। देखिए, तभी बुजुर्ग कहता है कि सुनते जाइए, और हाँ, माध्यमिक स्तर पर मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए यदि आपके पास एमए की डिग्री है तो कोई हर्ज नहीं, और अगर एमए डिग्रीधारी अधिक आ गए तो पीएचडी को प्रधानता दी जाएगी। आप कहेंगे पीएचडी की क्या जरूरत है, तो आपको पता होना चाहिए हमारी संस्था कम से कम वेतन पर अधिक से अधिक योग्यता वाले शिक्षकों को खरीदती है। समझे? देखिए, बुजुर्ग उसे समझाते हुए यहाँ पर कहता है कि अभी अगर तुम सुनते जाओ, पहले तुम पूरी बात जो है उसे सुनो। वो कहता है कि अभी तुम्हारे पास माध्यमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए, मिडिल स्कूल के बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए तुम्हारे पास एमए की डिग्री है तो ठीक है, कोई हर्ज नहीं। मगर वहां पर अगर एमए के जो डिग्रीधारी है वह ज्यादा आ गए तो तुम्हें जो है यहाँ पर पीएचडी की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि अगर वहां पर सभी लोग जो है एमए डिग्रीधारी आ जाएंगे तो पीएचडी को जो प्राधान्यता है वह दी जाएगी। अभी तुम पूछोगे सिर्फ मिडिल स्कूल में पढ़ाने के लिए पीएचडी की आवश्यकता क्या है, मगर एक बात तुम अच्छे से समझ लो, हमारी जो शिक्षण संस्था है वह कम से कम वेतन पर, देखिए कम से कम वेतन पर अधिक से अधिक योग्यता वाले शिक्षकों को चुनेंगे। आजकल कंपटीशन जो है बढ़ रहा है। देखिए, मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए जो है एमए की जो डिग्री है वही ज्यादा है, तो ऐसे में वही लोग ज्यादा आ गए तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। फिर वहां पर क्या करेंगे, अगर कोई पीएचडी किया हुआ व्यक्ति जो है, कैंडिडेट जो है वहां पर आएंगे तो उनको चुना जाएगा, उनको लिया जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो शिक्षण संस्था है ना, वो कम से कम वेतन पर अधिक से अधिक क्षमता वाले व्यक्ति को जो है, शिक्षकों को जो है चुनेंगे। तो ये जो सच्चाई है यहाँ पर बताया जाता है। ये सभी बताते हुए वहां युवक को समझाने का प्रयास कर रहा है, मगर युवक कुछ समझ ही नहीं पा रहा है। और एक सच्चाई भी यहाँ पर हमें पता चलती है कि किस तरह कंपटीशन जो है वह बढ़ रही है। तो इसी के कारण जो है बेरोजगारी जो है वह भी बढ़ रही है, बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है।
उसी के चलते हुए युवक आज इतना मजबूर है कि किसी भी शर्त पर वह काम करने के लिए तैयार है। तो आगे देखिए युवक कहता है आश्चर्य से देखते हुए, जी हाँ समझ रहा हूं। देखिए वह कहता है ना समझे क्या करके, तभी वो कहता है कि हाँ मैं समझ रहा हूं करके। फिर बुजुर्ग अपनी ही धुन में तन्मय होकर, जैसे ही युवक कहता है कि मैं समझ रहा हूं, तो बुजुर्ग अपनी ही धुन में तन्मय होकर वह कहने लगता है, अगर मान लो आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका अपॉइंटमेंट सिर्फ 1 वर्ष के लिए हुआ है, समझे या नहीं। तो बुजुर्ग कहता है कि मान लो अगर इंटरव्यू में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा जो अपॉइंटमेंट लेटर है समझ लो वो सिर्फ 1 ही साल के लिए है। फिर युवक मुस्कुराते हुए, जी सर समझ रहा हूं। युवक जो है मुस्कुराते हुए कहता है कि जी सर मैं समझ रहा हूं करके। तभी बुजुर्ग गंभीरता से जो है वह कहता है, आपको ईमानदारी की शपथ लेनी होगी, संस्था के व्यवहार और कारनामों को गोपनीय रखना होगा, हमेशा हर जगह अपनी संस्था की प्रशंसा करनी होगी, समझे कि नहीं। देखिए वो फिर से समझा रहा है युवक को। देखिए अभी मान लो तुम्हें काम मिल गई तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पहले तो तुम्हें ईमानदारी की जो शपथ है वह लेना पड़ेगा कि तुम ईमानदारी से काम करोगे। फिर इसके बाद संस्था के व्यवहार और कारनामों को गोपनीय रखना होगा, मतलब संस्था में जो भी यहाँ पर कामकाज चलती है या फिर जो भी बात होती है तो उसको जो है तुम्हें गोपनीय रखना होगा, किसी के सामने उसके बारे में बोलना नहीं है। संस्था में जो होता है उसके बारे में बाहर कहीं भी उसके बारे में चर्चा जो है नहीं करनी है। फिर वह कहता है कि हमेशा हर जगह तुम कहीं भी जाओ अपनी संस्था की तारीफ ही करनी है, तुम्हें संस्था के बारे में एक भी गलत बात तुम्हें नहीं बतानी है। चाहे जितनी भी गलत काम जो है यहाँ पर संस्था में चले, तुम्हें उसके बारे में बाहर कहीं मुंह नहीं खोलना है, उल्टे में तुम्हें सिर्फ तारीफ ही तारीफ जो है अपनी संस्था का करना है करके वह कहता है। फिर कहता है कि और हाँ, बैंक से पूरी तनख्वाह लेने के बाद ईमानदारी के साथ पूरी तनख्वाह ऑफिस में वापस करना होगा। मैनेजमेंट आपको जितना वेतन देना चाहेगी आपको उतना ही लेना पड़ेगा, समझे। अरे आंखें फाड़ कर क्या देख रही हो, सुनना है कि नहीं। देखिए यहाँ सब तो वह सुन लेता है, फिर बाद में जब वो कहता है, फिर बुजुर्ग उसे समझाता है कि बैंक से पूरी तनख्वाह लेने के बाद बहुत ही ईमानदारी के साथ जो है उस तनख्वाह को जो है सैलरी को जो है तुम्हें क्या है मैनेजमेंट वालों को या फिर मैनेजमेंट के जो ऑफिस रहता है वहां पर लाकर देना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो तुम्हें जितना पैसे देंगे, वो तुम्हें जितनी सैलरी देंगे ना उसे चुपचाप लेना पड़ेगा। तभी आप पर युवक जो है कुछ आश्चर्य जो है उसे होता है, शायद ही वह क्या है यहाँ पर आश्चर्य के साथ बुजुर्ग को देखने लगता है। तो वह कहता है कि आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो, तुम्हें सुनना हो तो सुनो, कुछ समझ में आ रहा है क्या करके यहाँ पर बुजुर्ग कहता है। तभी युवक हंसते हुए, जी जी हाँ सुनना है, कहिए बताइए। फिर वह जी मैं सुनूंगा, कहिए बताइए करके वहां कहता है। तभी बुजुर्ग चिढ़ते हुए, बताइए यह कोई कहानी है क्या, क्या मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, तुम्हें कुछ बता रहा हूं, क्या बात है, आपको समझ में नहीं आता क्या, आंखें तरेरते हुए कहता है। देखिए यहाँ पर युवक कुछ हंसते हुए कहता है ना, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ बताइए करके। तभी बुजुर्ग को कुछ गुस्सा जो है यहाँ पर आ जाता है। तो वह कहता है कि क्या मैं कहानी सुना रहा हूँ क्या तुम्हें, या फिर मैं तुम्हारा शिक्षक हूँ जो तुम्हें कुछ समझा रहा हूँ, जो तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है क्या करके यहाँ पर गुस्से में वह कहता है। क्योंकि वो वेतन के बाद सुनकर जो यहाँ पर क्या है जो हंसता है और कहता है कि हाँ मैं सुन रहा हूँ सुनाइए करके, तभी इस बात पर गुस्सा होकर ये सभी बातें जो है बुजुर्ग कहता है। फिर वह युवक चिंता के साथ वह कहता है, जी मुझे तो नौकरी चाहिए, नौकरी, मुझे आपकी सब बातें मंजूर है, बस आप मुझ पर मेहरबानी करें और कृपा करके अपने स्कूल का नाम पता बता दें। देखिए युवक यहाँ पर बहुत ही चिंता के साथ अभी कहता है, अभी जो बुजुर्ग उसे डांटता है ना, इसीलिए बहुत ही चिंता के साथ वह कहता है कि जी मुझे सब समझ में आ रहा है, मगर मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए, नौकरी, तो इसलिए मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है, मुझे आपकी सब शर्त मंजूर है, ज्यादा वेतन न मिले तो भी सही,
जितना भी वेतन मिलेगा वो भी ठीक है, मगर मुझे नौकरी चाहिए, हर हालत में नौकरी चाहिए। देखिए युवक की जो मजबूरी है यहाँ पर हम देख सकते हैं। बेरोजगारी के चलते वह कितना मजबूर है, यह सब कुछ बात जानने के बाद भी वहां काम करने के लिए चाह रहा है, और वो बोल रहा है कि मुझे सिर्फ आपका स्कूल का जो नाम और पता है वो बता दीजिए। तभी बुजुर्ग, हाँ हाँ नौकरी, सोचते हुए, तो आप ड्यूटी कब से आ रहे हैं, सभी जानकारी आपको मिल चुकी है, और कुछ पूछना है तो पूछ लो। देखिए वो कहता है ना मुझे सिर्फ नाम और पता बताइए करके। तभी यहाँ पर युवक के इस बात पर बुजुर्ग कहने लगता है कुछ व्यंग्यात्मक रूप से, हाँ हाँ आपको तो नौकरी चाहिए ना, इन सब बातों का आप क्या करेंगे, तो आपको तो नौकरी चाहिए। अभी आप ये बताइए आप ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रहे हो, आपने तो सभी बातें जान लिया है ना, आपको सब कुछ पता है ना, अभी आपको सिर्फ पता चाहिए ना, बताइए आप कब से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। सभी व्यंग्यात्मक रूप से वहां कहने लगता है। युवक खिन्नता के साथ, अब मैं कुछ भी नहीं पूछना चाहता, आपको जो बताना हो बताइए, मैं चुपचाप सुनूंगा। देखिए जैसे ही बुजुर्ग व्यंग्यात्मक रूप से ये कहता है कि आप कब से ड्यूटी ज्वाइन करेंगे, आपको सब कुछ पता है, तभी युवक समझ लेता है और बहुत ही खिन्नता के साथ उदास होकर वह कहने लगता है कि अब मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा, अब मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, आपको जो बताना है, आपको जो समझाना है आप बताइए, समझाइए करके युवक कहता है। तभी बुजुर्ग सोचते हुए, कुछ सोचते हुए कहने लगता है, अच्छा अच्छा ठीक है, तनख्वाह आपको 3 महीने बाद ही मिलेगी, लेकिन यूनिफॉर्म पहले दिन से ही चाहिए, यूनिफॉर्म बच्चों का नहीं आपका यूनिफॉर्म, समझे। देखिए यहाँ पर फिर से वो उसे समझाने में लग जाता है। वो कहता है कि अच्छा तो जो तनख्वाह है, जो सैलरी जो है वह तुम्हें 3 महीने के बाद मिलेगा, मगर यूनिफॉर्म जो है पहले दिन से ही चाहिए। यूनिफॉर्म मतलब बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म बच्चों का नहीं आपका, समझे क्या करके यहाँ पर वो कहता है। देखिए बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए या फिर ना आए, मगर जो शिक्षक होते हैं वो तो जो है आपका तो यूनिफॉर्म पहले दिन से ही रहना चाहिए। 7 दिन के लिए 2 जोड़ी सफेद पोशाक, 7 दिन यानी प्रत्येक रविवार को किसी ना किसी बात के लिए 4 से 5 घंटे की मीटिंग होती है। देखिए वो कहता है कि क्या है, अभी 2 जोड़े सफेद पोशाक यूनिफॉर्म जो है, व्हाइट यूनिफॉर्म जो है आपको तैयार करना है, पहले दिन से ही यूनिफॉर्म क्या है आपको पहन कर जाना है, और वो भी हफ्ते के 7 दिन। 7 दिन मतलब यहाँ पर रविवार को भी जो है कुछ ना कुछ काम के कारण जो है आपको स्कूल में जो है आना पड़ता है। देखिए एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की मीटिंग होती है, या फिर मीटिंग में ना होने पर रविवार को शिक्षक अपने छात्रों की एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। एक्स्ट्रा क्लास उन्हें लेना ही पड़ता है, शिक्षक को इसलिए स्कूल में हमेशा यूनिफॉर्म में ही आना पड़ता है। देखिए अगर मीटिंग नहीं है तो यहाँ पर जो शिक्षक है वह रविवार के दिन अपने छात्रों को जो है एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, तो इसीलिए रविवार के दिन भी 4 से 5 घंटे का जो काम है वह स्कूल में रहता ही है। तो इसीलिए हफ्ते के 7 दिन जो है शिक्षक को जो है यहाँ पर यूनिफॉर्म में ही स्कूल में आना पड़ता है करके वहां समझाता है। फिर युवक बुजुर्ग को थोड़ी देर देख सिर हिलाते हुए धीरे से, जी अच्छा, देखिए ये सभी बातें, यूनिफॉर्म की भी बातें सुनकर जो है जी अच्छा करके थोड़ी देर पहले वह बुजुर्ग को देखता है युवक, फिर उसके बाद जी अच्छा करके सिर जो है वहां हिलाता है। फिर बुजुर्ग समझाते हुए, फिर बुजुर्ग जो है वो अपनी बात को बताते ही जाता है। वो कहता है कि रहने के लिए मकान की चिंता नहीं करना, हमारी संस्था शिक्षकों को रहने के लिए हॉस्टल बना रही है, हॉस्टल सिर्फ आपके लिए होगा, आपके बीवी बच्चों के लिए नहीं। देखिए वो फिर आगे कहता है कि आपको रहने की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारी संस्था जो है शिक्षकों को रहने के लिए हॉस्टल बना रही है, मगर हॉस्टल सिर्फ आपके लिए है, आपकी बीवी बच्चों के लिए नहीं करके वहां समझाता है। अगर विवाह ना किया हो तो जीवन भर विवाह ना करने की शपथ ले लेना, अगर बीवी है तो उसे मायके भेज देना, मायके से उसे लाने का या उसे अपने साथ रखने का कोई प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि आपके पास नौकरी करने के बाद इतना वक्त ही नहीं होगा जिसे आप अपने बीवी बच्चों को दे सके। देखिए अभी वो हाँ युवक को समझा रहा है, बता रहा है कि अगर
तुम विवाहित नहीं हो तो क्या है, आजीवन विवाह ना करने के बारे में प्रण ले लेना। अगर तुमने अभी तक शादी नहीं किया है तो शादी के बारे में भूल जाना। अगर तुम शादीशुदा हो, विवाहित हो, तो अपने बीवी को जो है मायके में छोड़ देना। और हाँ, उसके बाद मायके से बीवी को लेकर आने की बात ही नहीं रहती है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल में जाने के बाद, एक बार नौकरी मिलने के बाद तुम्हें यह वक्त ही नहीं रहता है कि तुम अपनी बीवी बच्चों को कुछ वक्त ही दे सको। देखिए, यह भी जो है एक काला सच है शिक्षकों के जीवन के बारे में, कि उनका जीवन जो है कितना संघर्षमय रहता है। शिक्षकों के जीवन के हर एक पहलू, हर एक संघर्ष पर प्रकाश डालने का पूरा प्रयास जो है ना, यहाँ पर एकांकीकार है, मतलब सुशीला एकांकीकार मतलब सुशीला टाकबोरे जी ने किया है। तो यहाँ पर देखिए, जो शिक्षक होता है उनको जो है अपने बीवी बच्चों को, अपने घर परिवार को वक्त देने के लिए उसके पास वक्त नहीं बचता है। तो ये जो बात है यहाँ पर समझाया जा रहा है। फिर उसके बाद युवक आश्चर्य के साथ, सर क्या आपके यहाँ ऐसा ही होता है? वो पूछता है आश्चर्य के साथ, सर आपके यहाँ मतलब आपके शिक्षण संस्था में ऐसा ही है क्या, ऐसा ही होता है क्या, करके वह प्रश्न जो है पूछ रहा है। फिर एक बुजुर्ग सोचते हुए, हाँ तो मैं क्या कह रहा था, हाँ आपको तनख्वाह केवल बेसिक तनख्वाह प्राप्त होगी, बीवी को हर महीने के केवल बेसिक खर्च ही भेजना। बेसिक खर्च यानी केवल भोजन और कपड़े का खर्च। अगर बच्चे हैं तो उन्हें बीवी के मायके में रखना या किसी रिश्तेदार के यहाँ छोड़ देना। देखिए, युवक यहाँ पर आश्चर्य से पूछता है कि आपके शिक्षण संस्था में ऐसा ही होता है क्या? तभी यहाँ पर बुजुर्ग कुछ सोचते हुए कहता है कि हाँ मैं क्या बात कर रहा था, हाँ तनख्वाह के बारे में। तो तुम्हें बेसिक तनख्वाह ही मिलेगी, तुम्हारी जो सैलरी है वो सिर्फ बेसिक सैलरी ही मिलेगा, और तुम अपने बीवी को जो है हर महीने सिर्फ बेसिक सैलरी ही जो है तुम बेच सकते हो। क्योंकि बेसिक का अर्थ यहाँ पर क्या है, सिर्फ खाना और कपड़े के बारे में है। सिर्फ खाने के लिए और कपड़ों के लिए जो खर्च उठता है, सिर्फ उतना ही पैसे जो है तुम अपने बीवी को बेच सकते हो, क्योंकि तुम्हें मिलेगा ही उतना। और वहां कहता है कि अगर हाँ तुम्हारे बच्चे भी है तो बच्चों को जो है तुम अपने बीवी के मायके में छोड़ देना, क्योंकि बीवी बच्चों के साथ यहाँ पर रहकर तुम काम नहीं कर सकते हो। आप चाहे तो अपने बच्चों को अनाथालय में भी छोड़ सकते हैं। आप अपने केवल बेसिक खर्च पर ध्यान दे और बेसिक पेमेंट ही ले। आपको इन बातों का हमेशा ध्यान रखना होगा। देखिए, यहाँ पर वह कहता है कि आप अपने रिश्तेदार के यहाँ बच्चों को छोड़ सकते हैं, या फिर चाहे तो अनाथालय में भी अपने बच्चों को छोड़ सकते हैं। बीवी के मायके में या फिर रिश्तेदार के घर या फिर अनाथालय, अपने बीवी बच्चों को तुम कहीं भी छोड़ो, मगर उनको जो है यहाँ पर तुम नहीं ला सकते। उनके साथ रहने की बात को तुम्हें भूलना ही पड़ेगा, और सिर्फ तुम्हें क्या है यहाँ पर बेसिक चीजों पर ही ध्यान देनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ खाने पीने का और कपड़ों का ही जो है यहाँ पर ख्याल रखना पड़ेगा, और सिर्फ उसका ही जो पैसे है तुम्हें मिलेंगे, उतना ही जो पैसा है तुम्हें मिलेगा, और तुम्हें सिर्फ बेसिक पेमेंट ही लेना पड़ेगा। यह सभी बातें तुम्हें याद में रखना होगा, करके वहां समझाता है। देखिए, शिक्षक होने के नाते जो है यहाँ पर अपने बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं दे सकते, और ज्यादा खर्च भी तुम नहीं कर सकते। तुम्हें जो सैलरी मिलती है वो सिर्फ बेसिक सैलरी रहता है, तो उतने में सिर्फ अब तुम अपने क्या है खाने के और कपड़े के बारे में ही सोच सकते हो, सिर्फ उन्हीं चीजों पर ध्यान दे सकते हो, बाकी कुछ भी तुम एक्स्ट्रा खर्च यहाँ पर नहीं कर सकते हो, करके यहाँ पर सभी समझा रहा है। फिर युवक बुजुर्ग की बातों को बेकार बातें समझकर ध्यान नहीं देता है। फिर क्या होता है, जो युवक रहता है, जो ये सभी बातें अभी बुजुर्ग बता रहा है, तो उन सबको बेकार बातें समझ लेता है और उस पर कुछ ध्यान नहीं देता है। देखिए, अभी तक जो बुजुर्ग यहाँ पर युवक को समझा रहा था, जो बातें उसे वहां समझा रहा था, उसे बेकार बातें समझकर युवक उस पर ध्यान ही नहीं देता है। उसे विश्वास ही नहीं होता है कि क्या असल में भी ऐसा हो सकता है, कोई इतना कम सैलरी दे सकता है क्या, कोई बीवी बच्चों को क्या है कहीं पर भी छोड़कर काम कर सकता है, ये सभी होता है क्या, ये सभी सिर्फ यूं ही बेकार में बोल रहे होंगे शायद, करके यहाँ पर वह क्या करता है, उस पर ध्यान ही नहीं देता है। आज के लिए इतना ही।
आगे के पार्ट को हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। देखिए, आज के सेशन में हमने देखा कि जो बुजुर्ग है, युवक को शिक्षक के जीवन जो रहता है उसके संघर्षमय जीवन के बारे में उसे समझाने की, कितने कष्ट एक शिक्षक को उठाना पड़ता है, उसको समझाने का जो प्रयास है वह कर रहा है, मगर युवक को उन बातों पर विश्वास ही नहीं होता है, इसीलिए वह इसको बेकार बातें समझकर उस पर ध्यान ही नहीं देता है। तो हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कि यहाँ पर बुजुर्ग और क्या बातें जो है यहाँ पर समझाता है युवक को, क्या युवक को नौकरी मिलती है, इस सब के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।